हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे थे बेटा पेपर से पहले। इस थर्मोडायनेमिक्स में अब आगे लास्ट टॉपिक्स ही रह गए एक आधा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेस। बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। वो प्रोसेस जो अपने आप हो, ठीक है, वो प्रोसेस जो अपने आप हो, बस एक बार शुरुआत करने की जरूरत पड़े। अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ वंस प्रॉपरली इनिशिएटेड। बस एक बार शुरुआत करने की जरूरत पड़े, दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस। जैसे कि वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिडिफाई हो जाना। आपको पता है कश्मीर में डल लेक है, ठीक है, डल लेक सर्दियों में अपने आप जम जाती है, ठीक है, उसको कोई जमाने नहीं जाता। तो सेम वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिक्विड अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, पहाड़ों में सर्दियों में लिक्विड अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप टेक प्लेस हो रही है, उसको करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करो, अपने आप बेटा CO2 बन जाएगा, उसको आपस में रिएक्ट करवाने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्पार्क दो, अपने आप वो कंबाइन करके वाटर बना देंगे। तो वो प्रोसेस जो अपने आप हो, जिसको बस एक शुरुआत करने की जरूरत पड़े, बाकी अपने आप कंप्लीशन तक जाए, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस। उसकी ऑपोजिट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जिसकी कोई नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती अपने आप होने की, और उसको करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगातार सप्लाई करनी पड़ती है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का? प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होती है। तो क्राइटेरिया क्या निकाला गया? कहा गया कि जिस रिएक्शन की एनर्जी डेल्टा H नेगेटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो पहला क्राइटेरिया दिया गया कि डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब डेल्टा H नेगेटिव होना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना इज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। कहा गया कि जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती हैं उनका डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो डेल्टा H नेगेटिव जो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, क्योंकि जब एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन बेटा इस क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आई, क्योंकि अगर डेल्टा H नेगेटिव ही अकेला क्राइटेरिया होता स्पॉन्टेनिटी का, तो कोई भी प्रोसेस जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है वो कभी होती ही नहीं। लेकिन नेचर में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनका डेल्टा H पॉजिटिव होता है और वो अक्कर भी करती हैं। इसका मतलब कि डेल्टा H नेगेटिव अकेला क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी प्रोसेस जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है वो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन नेचर में बहुत सारी प्रोसेस है जिनका डेल्टा H पॉजिटिव है और वो हो रही हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखे हैं कि इन सब का डेल्टा H पॉजिटिव है और ये होती हैं। इसका मतलब ये जो डेल्टा H नेगेटिव वाला क्राइटेरिया है वो सही क्राइटेरिया नहीं है। सेकेंड पॉइंट उसने बोला कि जब भी कोई आइडियल गैस एक्सपैंड करती है तो ना तो हीटिंग होती है ना ही कूलिंग, मतलब डेल्टा H 0 हो जाता है। और हमने कहा कि डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डेल्टा H 0 वाली प्रोसेस भी हो रही है, इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव वाला क्राइटेरिया सही नहीं है। डेल्टा H नेगेटिव कहता अकेला क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेल्टा H नेगेटिव वाली प्रोसेस कंप्लीशन तक जानी थी, लेकिन कोई भी प्रोसेस कंप्लीशन तक नहीं जाती। इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव अकेला क्राइटेरिया नहीं है जो स्पॉन्टेनिटी को समझाए। लास्ट पॉइंट कहता अगर डेल्टा H नेगेटिव अकेला क्राइटेरिया होता तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है तो बैकवर्ड का डेल्टा H पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है जी। अगर फॉरवर्ड नेगेटिव है तो बैकवर्ड पॉजिटिव होगा, तो कहता फिर तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव इज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया। अब अगर डेल्टा H नेगेटिव अकेला क्राइटेरिया नहीं है तो इसके साथ किसी और क्राइटेरिया की जरूरत थी। तो सेकेंड क्राइटेरिया ये दिया गया कि इंक्रीज इन रैंडमनेस या फ्रीडम या डिसऑर्डर इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। रैंडमनेस या फ्रीडम क्या होता है? उसको कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डेल्टा S या S से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीडम क्या होता है बेटा? देखो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। लेकिन अगर मैं गैस की एंट्रोपी की बात करूं तो उसकी फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो एंट्रोपी होती है बेसिकली एक दूसरे से दूर दूर जाने की प्रॉपर्टी, एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहने की प्रॉपर्टी, फ्रीडम डिसऑर्डर में रहने की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो कहा गया कि देयर आर मेनी प्रोसेसेस वेयर डेल्टा H जो है पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो हो रही हैं क्योंकि उनके जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जो एंट्रोपी वाला फैक्टर है वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। लेकिन अगर हम रैंडमनेस को क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी माने तो फिर तो ऐसा होगा कि हर एक जो सब्सटेंस है वो गैस बनने की कोशिश करेगा,
क्योंकि गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, गैस की फ्रीडम सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हर एक सब्सटेंस गैस नहीं है, हमारे पास सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। इसका मतलब ये सेकेंड पॉइंट भी गलत है कि जो एंट्रोपी है, इंक्रीज इन रैंडमनेस है, वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। फिर क्या किया गया, एट द एंड ड्राइविंग फोर्स निकाली गई। ड्राइविंग फोर्स मतलब हीट और एंट्रोपी, देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को कंबाइन करके एक नया फैक्टर दिया गया डेल्टा जी। ठीक है जी, डेल्टा जी का फॉर्मूला दिया गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को कंबाइन किया गया। वे डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, टी इज टेम्परेचर। अगर कहते हैं डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो लास्ट में जो ओवरऑल टेंडेंसी है रिएक्शन की, उसमें कहा कि एनर्जी फैक्टर निकालो, मतलब डेल्टा जी निकालो जिसमें एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों को कंबाइन करो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है बेटा, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस की डिग्री, डिसऑर्डर की डिग्री, फ्रीडम की डिग्री। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। अब जब भी कोई प्रोसेस होगी, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, तो एंट्रोपी सिस्टम की चेंज होगी। और चेंज इन एंट्रोपी को कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस, किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो अगर चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। वैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट को हम एंथैल्पी भी कहते हैं, तो एच अपॉन टेम्परेचर भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अगर आपने फ्यूजन की एंट्रोपी निकालनी है तो हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो बेसिकली जो यहाँ पे टेम्परेचर यूज करोगे वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे निकालोगे, हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फ्यूजन होता है सॉलिड का मेल्ट करके लिक्विड में चेंज होना। सेम एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, जब आपका लिक्विड गैस में चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड गैस में कब चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। लास्ट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। तो इसके साथ आपका जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एंट्रोपी खत्म हो गया। थैंक यू।